Hello, students. Welcome back to Tuition Masters. And today we are here with discussing your very first chapter of history. Actually, not the very first chapter, but this is your chapter number two. Okay. Now that is nationalism in India. So you would be thinking कि हम दूसरा chapter क्यों start करें? पहला chapter कौन start करेगा? So basically, the thing is the first chapter. Okay, that is rise of nationalism in Europe. That is actually a confusing and बड़ा बड़ा सा chapter है. ठीक है. So what I want to do is nationalism एक common थीम है ऑफ बोथ द चैप्टर्स. सो आज के सेशन में हम ये पहला वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे, आई मीन द सेकंड चैप्टर ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. और ये चैप्टर खत्म होने के बाद वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. सो यू विल गेट अ गुड आइडिया और आप इजीली समझ पाओगे. ठीक है. वो थोड़ा सा दिमाग खराब करने वाला चैप्टर है. सो यस वी विल डू नेशनलिज्म इन इंडिया फर्स्ट बिकॉज ये ईजी है. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल. अब देखो, जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं, द मेन कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इज अबाउट योर नेशन. है ना. हमारे नेशन के बारे में सोचना कि हमारे पास हमारा खुद का नेशन होना चाहिए. वी शुड हैव आवर ओन नेशन विद ऑल द राइट्स. सो जैसे यूरोप में देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स. ठीक है. अब नेशन स्टेट्स कैसे बने, अभी आप जाके उधर पढ़ोगे तो आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा. ओके. जब it was a need for people's understanding who they were and what defined their identity and sense of belonging. How do you say that you're Indian? You know Hindi, you know your national anthem, आपका national flag से आप identify होते हो, isn't it? A belongingness होता है, that is nationalism. अब इंडिया में we know that we had a colonial rule, isn't it? We had the colonial rule. Colonial rule is nothing but the रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स. सो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया में ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने क्या 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 मूवमेंट्स और कैसे ब्रिटिशर्स चले गए. राइट. सो इन इंडिया एंड मैनी अदर कॉलोनीज ऑल्सो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. नेशनलिज्म कैसे आया? नेशनलिज्म केम विद द हेल्प ऑफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. जब लोग अपने देश से स्ट्रगल करके कोलोनाइजेशन को निकाल रहे थे, तब भी तो नेशनलिज्म आया. Isn't it? Being under Britishers, how can you get a sense of identity, common nature, isn't it? So sense of being oppressed under the colonization provided a shared bond that tied many different groups. सबका मोटो एक ही था कि हमको कॉलोनिज्म के अगेंस्ट जाना है. ठीक है. वी हैव टू रिमूव देम और फ्रीडम चाहिए. करेक्ट. सो सबके जो थी एक धागे से बंध गया था. ठीक है. अब जो कांग्रेस थी, द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी tried to forge these groups together within one movement, but the unity did not emerge without a conflict. ईच क्लास के पास अलग अलग फीलिंग्स थे, अलग अलग इफेक्ट्स थे फॉर कॉलोनिज्म. ठीक है. और एक्सपीरियंसेस भी अलग थे एंड नोटेशंस ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम. तो थोड़ा सा वेरिएशंस थे. सो महात्मा गांधी जी ने ट्राई किया था कि ये सारे साथ में मिल जाए एक मूवमेंट में, पर इतना इजी नहीं था. अब आपने पहले भी पढ़ा होगा अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया द फर्स्ट डेकेड. ठीक है. इस तो हम लोग 1920 से स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है. 1920 से जहाँ पे हम पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट्स और अदर मूवमेंट्स लाइक दैट. आज के सेशन में हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट, देन खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉरपोरेशन करने वाले. ठीक है. अब देखो, लुक ओवर हियर. फर्स्ट से 6 अप्रैल 1919 का है ये इमेज ऑफ द मास नेशनल मूवमेंट अकरिंग. क्या हुआ था 1919 को? Let us understand. So starting with the first topic of the day, that is the First World War and the Khilafat movement and the non-corporation movement. अब 1919 से क्या करना है, हमको स्टोरी की तरह सुनना है. ठीक है. सो इन ईयर्स आफ्टर 19 देयर वर नेशनल मूवमेंट. सब लोगों को पता चल गया कि देयर इज अ अर्जेंट नीड दैट वी अडॉप्ट नेशनलिज्म. ठीक है. नए नए सोशल ग्रुप्स डेवलप हुए, नए नए मोड्स ऑफ स्ट्रगल डेवलप हुए. तो बहुत सारे डिफरेंट इम्प्लीकेशंस है. What were they? First of all, the war created new economic and political situation. अब ब्रिटेन लड़ रहा था with the
अदर कंट्रीज। अब ब्रिटेन के लिए ह्यूज डिफेंस एक्सपेंडिचर चाहिए था, फिर वॉर लोन्स लग गए, टैक्सेस बढ़ गए, बिकॉज अभी वॉर लोन्स लोन लिए तो पैसे कहाँ से आएंगे लोन पे करने के लिए, टैक्सेस के थ्रू। कस्टम ड्यूटीज जो थी दैट वर रेज्ड टू इनकम टैक्स, ठीक है। और थ्रू 1913 एंड 1998 इन ईयर्स के थ्रू प्राइजेस बढ़ते ही गए, राइट। और लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल, जो कॉमन पीपल थे जो इतने रिच नहीं थे इंडिया में, राइट। सो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम बन गई है बिकॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इंडिया तो रिलेटेड ही नहीं था, बट एज देयर वाज कॉलोनियल रूल तो हम भी बीच में फंस गए। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट मतलब अगर आपको ज्वाइन नहीं करना है आर्मी फिर भी आपको घसीट के लेके देंगे, नहीं नहीं आना तो पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली इन रूरल एरियाज देयर वाज अ मेजर डिससैटिस्फैक्शन, क्योंकि उधर से लोगों को लेते जा रहे थे, प्राइजेस बढ़ते गए, है ना। देन 1918 से 19 और 1920 से 21 तक तो मैनी क्रॉप्स फेल्ड, मतलब देयर वर यू कैन से शॉर्ट फेमाइंस, acute famines occurred and it was even accompanied by influenza का epidemic भी आ गया था, ठीक है। अब 1921 के सेंसस के अकॉर्डिंग 12 to 13 मिलियन पीपल perished as a result of famines, perished as in died, वो famines और epidemics की वजह से मर गए। नाउ पीपल होप दैट their hardships would end after the war, बट ऐसा नहीं हुआ। सो हमारे गांधी जी आए एज अ हीरो, उन्होंने आइडिया दिया ऑफ द सत्याग्रह, ठीक है। सत्याग्रह व्हाट वाज इट, यू विल अंडरस्टैंड नाउ। महात्मा गांधी, ठीक है, ये रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। रिटर्न मतलब वो कहाँ थे, ही वॉज इंडियन बट ही वॉज इन साउथ अफ्रीका टू स्टडी लॉ, ठीक है। वो लॉ पढ़ते थे, ठीक है, टू फॉर स्टडिंग लॉ, एडवोकेट और वो सब करने के लिए, दैट्स व्हाई ही हैज वेंट एन रेसिस्ट रेजिम था, यू रिमेम्बर इट, साउथ अफ्रीका में देयर वाज एपार्थाइड सिस्टम, ब्लैक्स व्हाइट को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, राइट। सो नॉवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन विच ही कॉल्ड सत्याग्रह, ठीक है। अब यह देखो इमेजेस इंपॉर्टेंट है। अब देखो इंडियन वर्कर्स इन साउथ अफ्रीका मार्च थ्रू वॉल स्ट्रीट 6 नवंबर 1913। देखो गांधी जी ने उधर मूवमेंट किया कि अगर हम सारे मिलके ऐसे मूवमेंट्स करेंगे बिना मारा पीटी के, दैट काइंड ऑफ मास एजिटेशन इज नोन एज सत्याग्रह। सो दिस एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू सर्च फॉर द सत्य, सत्य मतलब ट्रुथ से, है ना। नाउ इट सजेस्टेड दैट इफ कॉज वाज ट्रू स्ट्रगल वाज अगेंस्ट जस्टिस, ठीक है, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी। वो बोलते थे कि अगर जो कॉज है वो ट्रू है, जिसके लिए आप लड़ रहे हो, सो एक स्ट्रगल करना अगेंस्ट इनजस्टिस है, और फिजिकल फोर्स की वो कोई जरूरत नहीं है ऑपरेसर के लड़ने के लिए, ठीक है। एंड विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बीइंग एग्रेसिव सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। वो बोलते थे कि बिना लड़े, बिना मारा पीटी के, खून करे, हम लोग आराम से भी विद नॉन वायलेंस के थ्रू भी हम अपनी जंग लड़ सकते हैं। सो दिस वॉज अपीलिंग टू द ऑपरेसर। सो पीपल जो ऑपरेसर्स है वो भी परसुएड हो गए टू सी द ट्रुथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रुथ, है ना। तो by this, truth was bound to ultimately triumph. और महात्मा गांधी believed that this dharma of non-violence could unite all the Indians. अगर हम non-violence, अहिंसा, है ना, अहिंसा को फॉलो करें and we fight, so we all the Indians can be united. ठीक है। अब देखो आते हैं वापस हम लोग। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया बहुत सारे सत्याग्रह। सबसे पहला मैप वर्क यहाँ से आ गया, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह एंड अहमदाबाद सत्याग्रह, ठीक है। नाउ 1917 में ही ट्रैवल टू चंपारण, ठीक है। आई विल मार्क द इम्पोर्टेंट थिंग्स ओवर हियर। देखो चंपारण, ठीक है, चंपारण में क्यों गए, पेजेंट्स के लिए, ठीक है। चंपारण में वो 1917 गए पेजेंट्स के स्ट्रगल के लिए, ठीक है, फॉर रिमूविंग देम फ्रॉम स्ट्रगल। उसके बाद 1970 में ही वो गए खेड़ा में। खेड़ा किधर है, अगेन चंपारण बिहार में, खेड़ा इन गुजरात। क्यों, क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक के लिए। उधर बीमारी आ गई, क्रॉप खराब हो गया, सो उनसे पेजेंट्स को अच्छे से निकालने के लिए टू ओवरकम दैट पे रेवेन्यू नहीं होता था पर ब्रिटिशर्स,
टैक्स के लिए उधर गए। लास्ट मूवमेंट उन्होंने किया, लास्ट नहीं मतलब उन्होंने नेक्स्ट किया 1918 में, अगले साल ही वेंट टू अहमदाबाद। वाई टू अहमदाबाद? फॉर द कॉटन मिल वर्कर। ठीक है, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह उन्होंने लड़ा। सो 1917 में दो, चंपारण फॉर पेजेंट्स, खेड़ा में क्रॉप फेलियर, और 1918 में अहमदाबाद फॉर द कॉटन मिल वर्कर्स। ठीक है, अब 1918 के बाद आता है 1919, जहां में दो मेजर थिंग, 1919 आपको याद रखना है, दो मेजर चीज हुई थी। जो पहला है रॉलेट एक्ट एंड दूसरा इज द जलियन वाला बाग मैसेकर। So let us study Rowlatt Act. When I talk about आपको अभी इन 1919 उन्होंने डिसाइड किया कि हम नेशन वाइड सत्याग्रह करेंगे अगेंस्ट द रोलट एक्ट। रोलट एक्ट, ठीक है। अब रोलट एक्ट था ऑफ द ब्रिटिशर्स, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने ये पास किया था डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स। जो इंडिया के मेंबर्स थे उस लेजिस्लेटिव में, उन्होंने अपोज किया, बट फिर भी उन्होंने फटाफट किया नहीं 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 हमको करना करना है, और कर दिया। अब इसका क्या था, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस? ऑब्जेक्टिव था कि इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। मतलब कि एनॉर्मस पावर्स मिल गई। अभी हम सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को ब्रिटिशर्स सप्रेस कर सकते थे। कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर उनके अगेंस्ट जाए, ठीक है, मारा पीटी करे, सो विदाउट ट्रायल बिना कुछ जजमेंट के 2 years के लिए वो सीधा जेल में जा सकते हैं। दैट वॉज द रोलट एक्ट एंड हेंस गांधी जी एंड अदर पीपल वर अगेंस्ट दिस। अब महात्मा गांधी ने सोचा नहीं ये तो गलत है, अब नाउ आई वोंट फाइट ऑल्सो, मुझे आराम से करना है ये सब। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है, अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ, एंड इट वुड स्टार्ट विद अ हड़ताल ऑन 6th April। 6th April 1919 को स्टार्ट हुआ दी सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सिविल डिसोबीडियंस मतलब हम नहीं मानेंगे, कोई कुछ भी बोले हम नहीं मानने वाले उसको, ठीक है। सो रैलीज ऑर्गेनाइज की गई, वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, देन कम्युनिकेशन लाइंस लाइक रेलवेज ये सब डर गए कि हमारा ये खराब हो जाएगा सिस्टम। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन क्लैम्प डाउन हो गया नेशनलिस्ट। देन लोकल लीडर्स वर पिक्ड फ्रॉम अमृतसर। अमृतसर कहाँ पे हम पहुंच गए? पंजाब पे पहुंच गए। और महात्मा गांधी वॉज बेयर्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। दिल्ली एंटर करने से उनको बेयर्ड कर दिया था, ओके। अब आते हैं हम 10th April को। Now the next major incident is of 10th April 1919, the biggest massacre of India, that was the Jallianwala Bagh massacre. Not on 10th but on 13th April. Now what happened? 10th April को the police in Amritsar fired upon a peaceful possession, provoking widespread attacks on bank, post office, railway stations. ठीक है, अब क्या हुआ? 10th April को लोकल लीडर जो थे अमृतसर में, पंजाब में, दे वर पिक्ड अप। अब इससे क्या हुआ? अब लोगों को गुस्सा आ गया और वो बैंक्स, पोस्ट ऑफिस सब में अटैक करने लग गए। अब 13th April को थी बैसाखी। इट वॉज नथिंग बट बैसाखी, ठीक है। 13th April को थी बैसाखी। अब क्या हुआ? मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया था। जनरल डायर उधर के कमांडर बन गए थे, ठीक है। नाउ 13th April को क्या हुआ? द मोस्ट इनफेमस द जलियन वाला बाग मैसेकर took place. What was it? I'll explain you. The thing was, people were enjoying, उनको कोई कुछ नहीं कर। जलियन वाला बाग मैसेकर एज इन जलियन वाला बाग, देयर वाज द पार्क जलियन वाला बाग, ओके। तो उधर लोग आराम से अपना बैसाखी का फेयर मना रहे थे, अदर्स अटेंड करने आए थे, एनुअली आता है ना। सो सब खुशी खुशी मना रहे थे, किसी को कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं कर रहे थे। बट उनको पता नहीं था कि मार्शल लॉ इम्पोज हो चुका है। अब जनरल डायर ने सोचा कि ये मार्शल लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, हमको डिसोबे कर रहे हैं। सो दे ब्लॉक द एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट्स एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड एंड किलिंग हंड्रेड्स, नॉट हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है। His objective, as declared later, was to produce a moral effect to create in the mind of satyagrahis feeling of terror and awe. So basically उनको लगा कि ये प्लानिंग प्लॉटिंग करे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है, हाँ हमारे ऊपर कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं एंड एवरीथिंग, बट नो, इट वाज नॉट लाइक दैट।
दे वर पीसफुली एंजॉइंग बैसाखी। पर जनरल डायर को ये पता नहीं था और उन्होंने एंट्री एग्जिट पर जो जो एग्जिट के पॉइंट्स पॉसिबल है सबको ब्लॉक कर दिया, और जितने लोग थे उस जलियन वाला बाग में उन सबके ऊपर शूटिंग चालू कर दी। ही ओपन द फायर एंड विद दैट thousands and thousands of people were killed. People jumped in the well to save their lives and died anyways. ठीक है, लेटर जनरल डायर बोलते हैं कि एक मॉरल इफेक्ट प्रोड्यूस करनी थी कि ताकि वो सत्याग्रही डर जाए। वो तो सत्याग्रही थे भी नहीं, वो तो नॉर्मल पीपल थे अटेंड करने के लिए, बट स्टिल अब जलियन वाला बाग इतना बड़ा था, सो इट ऑब्वियसली स्प्रेड एवरीवेयर इन नॉर्थ इंडियन टाउन्स मोस्टली, है ना। सो लोग पूरे इंडिया के एकदम गुस्से हो गए। सो वो बोले कि अब तो हम सारा कुछ ब्रूटल रिप्रेशन ही चाहिए। ह्यूमिलिएट और टेरराइज किया गया पीपल को। सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड, क्रॉल ऑन स्ट्रीट, डू सलाम लाइक एज इन सल्यूट टू ऑल द साहिब्स। People were flogged and the villages around like in Gujranwala in Punjab जो अभी पाकिस्तान में है, they were bombed. Seeing violence, महात्मा गांधी called off the movement. अब ये सिविल डिसोबीडियंस कॉल ऑफ हो गया क्योंकि हर जगह जलियांवाला बाग के बाद एकदम लोग फ्यूरियस हो गए। सो वो कोई भी फॉलो नहीं कर रहे थे, बॉम्बिंग हुई, दिस दैट एवरीथिंग वाज गोइंग बैड। ठीक है, तो दिस इमेज से जनरल एज क्रॉलिंग ऑर्डर्स बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय ब्रिटिश सोल्जर्स। ठीक है, अब रॉल अटैक हो गया, उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया। महात्मा गांधी फेल्ट दैट उनको एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट लाना पड़ेगा। नाउ केम द खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत इशू। इट वाज रिलेटेड टू मुस्लिम्स एंड इस्लाम। ओके, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन एम्पायर जो था, इट द ओटोमन एम्पायर, ठीक है, द ओटोमन एम्पायर विच इज इन टर्की, वो हार गए थे। सो देर वर वेरी हार्श पीस ट्रीटी इम्पोज्ड ऑन इट। और जो उनके हेड थे, इस्लामिक वर्ल्ड के जो हेड थे द खलीफा, उनको भी टेम्पोरल पावर्स से डिफेंड करने के लिए खलीफात कमिटी बनाई गई। कहा, बॉम्बे, मार्च 1919 को। ठीक है, ये खलीफत कमेटी किसने बनाई? टू मुस्लिम ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली ने बॉम्बे 1919 को ये बनाया दी खलीफात कमेटी टू प्रोटेक्ट दी खलीफा। नाउ वो महात्मा गांधी के साथ डिस्कस करने लगे कि हम क्या कर सकते हैं यूनाइट होने के लिए। एंड महात्मा गांधी ने सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी कि सारे मुस्लिम्स को भी हम अपने यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट के एक अम्ब्रेला में ले लें। और कैलकाटा सेशन हुआ इन सितंबर 1920। सितंबर 1920 में कलकत्ता सेशन हुआ, वेयर ही कन्विंस्ड अदर लीडर्स कि हमको एक नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा टू सपोर्ट खलीफा एज वेल एज स्वराज। खुद के इंडिपेंडेंस के लिए और खलीफा इंडिपेंडेंस के लिए हमने चालू करेंगे नॉन कॉर्पोरेशन। अब नॉन कॉर्पोरेशन क्या था? नाउ हिंद स्वराज एक बुक थी रिटन बाय महात्मा गांधी वेर इट डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल जो था विद कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैड सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ इट्स कॉर्पोरेशन। उन्होंने बोला कि जो सर्विस चल रही है ना, अगर रूल्स हम लोग अगर उस रूल्स को कॉपरेट करें तभी तो वो रूल्स चलेंगे। अगर हम कॉपरेट करने से मना कर दे तो क्या करेंगे ब्रिटिशर्स? सो ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर, स्वराज वुड कम। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अभी हम कॉपरेट ही नहीं करने वाले और जो रूल्स बोलते रहो हमने अब फॉलो करेंगे। ठीक है, अब गांधी जी प्रपोज दैट मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस, वन बाय वन हम जाएंगे। इट शुड बिगिन विद सरेंडर ऑफ टाइटल्स। जैसे जो बड़े बड़े लोग थे, राइट, ओके, उनको टाइटल्स मिलते थे लाइक सर, इवन इंडियन लोगों को मिलते थे सर करके। ठीक है, सो दैट टाइटल्स वी विल गिव इट। ठीक है, हम सरेंडर करते हैं, हमको नहीं चाहिए तुम्हारे टाइटल्स। ठीक है, और सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, इन सब में तो वो लोग ही थे, है ना, सो हम बॉयकॉट कर देंगे। अब गवर्नमेंट ने रिप्रेशन यूज किया और फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंप को हम लॉन्च करेंगे। अब 1920 के समर्स के थ्रू महात्मा गांधी, शौकत अली, इन सब ने मोबिलाइज किया सपोर्ट फॉर द इन सब ने जा जाके सपोर्ट लेने की कोशिश की। within the Congress as well, concerned about the proposal, they were reluctant to boycott the council elections. November 1920 में council elections होने वाले थे, उनको भी कैंसल करने का सोचा, and they feared that the movement will lead to violence for sure. अब सितंबर से दिसंबर के बीच में there was a big tussle between the Congress.
Now, for a while, there seemed no meeting point between the supporters and the opponents of the movement. अब कांग्रेस के तो आते थे कि हो, पर गांधी जी और दूसरे चाहते थे कि ना हो, so there was a tussle between them. अब देखो, अब हुआ नेक्स्ट सेशन, पहला कैलकाता सेशन हुआ राइट बिटवीन महात्मा गांधी एंड शौकत अली मोहम्मद अली। अब कांग्रेस सेशन हुआ इन नागपुर इन दिसंबर 1920। दिसंबर 1920 में कांग्रेस सेशन हुआ इन नागपुर और एक कॉम्प्रोमाइज बनाया गया, ठीक है, दैट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हम अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, अब कैसे ये सब हुआ, किसने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, कैसे स्टार्ट हुआ, व्हाट हैपेंड। ठीक है ना, लुक ओवर हियर द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ। जो फॉरेन के क्लोथ्स हम उन सबको बॉयकॉट करेंगे फ्रॉम जुलाई 1922। ठीक है, सो अब हमने देखा कि क्या हुआ था। ठीक है, सो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हाउ डिड दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टैंड आउट, और नेक्स्ट कौन से मूवमेंट्स के थ्रू महात्मा गांधी ट्राइड टू गेट द freedom. So this is all for today, students. Thank you so much for watching. Make sure to like this video, share with your friends, and subscribe करो चैनल को right away. आज का हमारा सेशन यहाँ पे खत्म होता है, जहाँ पे हमने स्टार्ट करके we studied about the non-corporation movements and other things. I'll be seeing you guys in the next video. Till then, take care and goodbye.